नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी यूपीएससी टॉपर जागृति अवस्थी ने से, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक हासिल की सेकंड। अगर फीमेल कैटेगरी में देखें तो उनकी ऑल इंडिया रैंक है फर्स्ट। जागृति मेरे साथ हैं, भोपाल से जुड़ रही हैं। जागृति, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये बताइए, रिजल्ट आने के बाद से 24 घंटे में कैसे लाइफ चेंज हो गई है? जी मैम, बिल्कुल। और घर पे तो सब सेम है, खुश हैं सब, लेकिन बाहर से अभी थोड़ा अप्रिसिएशन मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है। ओके जागृति, आई नो यू हैव अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल। आप ये बताओ कि जैसे पूरा देश की, खासतौर पे सभी कैंडिडेट, लेकिन खासतौर पे बेटियां ये जानना चाहती हैं कि जागृति ने जो यूपीएससी में सेकंड रैंक हासिल करना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं आपके सब्जेक्ट्स के बारे में बाद में बात करूंगी, बट व्हाट आर द की फैक्टर्स विच गेव यू दिस काइंड ऑफ सक्सेस? क्या की फैक्टर रहे हैं आपके सक्सेस के? मैम, सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी। आपको डेली पढ़ना है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और 8 से 10 घंटे 2 साल तक ले लेता है ये एग्जाम ही 1 साल तक चलता है। और उसके बाद फिर आपको सब्जेक्ट्स की अपनी समझ अच्छी होनी चाहिए। आप अपने सब्जेक्ट्स को समझ लीजिए कि उनकी आपसे क्या डिमांड है, वो आपसे किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। कम रिसोर्सेस रखिए, बार बार रिवाइज करिए और खुद में यकीन रखिए, हो जाएगा। जागृति, क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं मैम, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। और मेरा पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला था, तब मैं बीएचईएल भोपाल में नौकरी करती थी। जागृति, ये मैंने बात इसलिए पूछी, ये बड़ी बात है कि जब जैसे आपका पिछले बार आपका प्रीलिम नहीं निकला, इस साल आपकी फर्स्ट रैंक आई है, ये अपने आप में बड़ी कामयाबी है। लेकिन जागृति, इसके लिए बड़ा करेज चाहिए कि आपने बीटेक किया, आप इंजीनियरिंग आपने की, आप जॉब कर रही थी, तो जॉब करके एक रिस्क भी होता है कई बार कि आप एक सेटल जॉब छोड़ के आप प्रिपरेशन करते हैं, तो ये आइडिया कैसे आया? मैम, बचपन में कभी एक थोड़ा सा धुंधला सा आइडिया था कि कलेक्टर बनना है, कुछ होता है, एग्जाम होता है। और फिर क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम अपने पैरों पे खड़े रहें। तो मैंने नौकरी करने का रास्ता चुना। मैंने बीएचईएल भोपाल में 2 साल नौकरी की। नौकरी करते हुए जब थोड़ी स्टेबिलिटी आई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस फील्ड में करना चाहिए, मेरा सामाजिक विषयों में इंटरेस्ट है। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ करके, जब नौकरी के साथ नहीं हो पाया तो नौकरी छोड़ करके तैयारी करने का निर्णय लिया। ओके जब जागृति, इस पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपने कितना टाइम दिया? मतलब होता है जॉब छोड़ने के बाद 1 साल 2 साल, कितना टाइम दिया? और जब आप प्रिपरेशन कर रही थी तब आपका, तमाम लोगों ने पूछा भी है कि आपका रूटीन क्या था, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, आप अपना रूटीन शेयर कीजिएगा। मैम, ऐसा था कि जब मैंने एकदम सीरियस एफर्ट्स डालने शुरू किए तो जनवरी 2019 से मैंने बिल्कुल एक सीरियस रूटीन टाइम टेबल बनाकर, भले ही जॉब में थी तब भी कोशिश करनी शुरू कर दी। और जब मैंने तो जॉब के साथ उतना मैनेज नहीं होता था मैम। जब मैं जॉब में थी तो रूटीन थोड़ा अलग होता था। जनवरी 2019 से क्योंकि पढ़ाई शुरू कर दी थी तो जॉब में रहते हुए ही जितना हो पाता था करती थी। जॉब छोड़ दिया जुलाई 2019 में। उसके बाद रूटीन पूरी तरह चेंज था क्योंकि अब तो पूरे दिन का समय यूपीएससी में जाता था। सुबह मैं 6 बजे उठ जाती थी यूजुअली। एक अलाइन कर रखा था अपना शेड्यूल। 30 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज में मैंने जरूर दिए हैं थ्रू आउट, भले एक वॉक हो या भाई के साथ थोड़ा बैडमिंटन हो, मैं जरूर फिजिकल करती थी ताकि अलर्ट रहूं। दिन को कई हिस्सों में बांट लेना चाहिए क्योंकि सुबह थोड़ा मेमोरी फ्रेश होती है और सब लर्न करना आसान होता है। तो ऐसे सब्जेक्ट जहाँ फैक्ट्स ज्यादा हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, वो सुबह पढ़ती थी। मैं करंट अफेयर शाम को पढ़ती थी क्योंकि कई बार न्यूज़पेपर लेट आता था। और बीच वाले टाइम में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, क्योंकि थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ऑप्शनल मैंने दिसंबर 2020 तक शायद, मुझे जहां तक याद है, मैंने नहीं पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने 2 महीने ऑप्शनल पढ़ा और जब कोविड के कारण एक्सटेंड हो गया तब ऑप्शनल मैंने दोबारा उठा लिया था। तो एक बैलेंस बना करके चलती थी, हर सब्जेक्ट को टाइम देना, क्योंकि यूपीएससी में कोई गारंटी नहीं है कि कब कौन सा सब्जेक्ट इजी आ जाए, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट आ जाए, तो वो बना करके चलना। क्या जब आप प्रिपरेशन कर रही थी जागृति, तो क्या होता है ना कि लोग सोशल मीडिया से, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, सबसे कट ऑफ कर लिया, क्या ऐसा कुछ किया आपने?
हाँ मैम, आइसोलेशन तो मेंटेन किया था क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती हैं, फिर आपको पढ़ाई पे फोकस करने की जरूरत है। मैंने नौकरी छोड़ दी थी तो मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती थी, तो सोशल मीडिया से तो दूरी बना ली। सिर्फ टेलीग्राम यूज किया, वो भी कुछ चैनल्स पे कंटेंट मिल जाता है, रिसोर्सेस मिल जाते हैं इसलिए। बाकी तो सोशल मीडिया से दूरी रही, ज्यादा घूमने फिरने में भी ध्यान नहीं गया। कोविड भी आ गया था तो खैर इतना टाइम मिलता ही नहीं था। ओके अब जागृति में आपके स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगी। 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज, लैंग्वेज और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। पहले बताइए आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था और उसके लिए मैंने कोचिंग का सहारा लिया था और साथ ही टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाए थे। ओके अच्छा, जब आप इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है और सोशियोलॉजी को क्यों चुना आपने? मैम ऑनेस्टली 2017 से 2019 2 साल हो गए थे डिग्री किए हुए, कंसेप्ट धुंधले हो गए थे और जब मैंने देखा तो सिलेबस में भी थोड़ा कम्युनिकेशन का पार्ट था। सोशियोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट था क्योंकि समाज के बारे में जानने से आपकी समझ अच्छी हो जाती है और ये पेपर में समाज के बारे में ही ज्यादातर चीजें कनेक्टेड रहती हैं। सोशियोलॉजी में मुझे एक नए सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिल रहा था, पूरा 1 साल का समय था, तो क्यूरियोसिटी थी कि क्यों ना कुछ नया सीख लिया जाए। ओके जागृति, आपको बहुत सारे स्टूडेंट कैंडिडेट सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सोशियोलॉजी की स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करें। आपने कौन सी बुक पढ़ी, किस किस क्या कोई जो आप होता है ना, क्या आप 11th और 12th के स्टैंडर्ड की भी क्या वो जो नॉलेज होती वो आपके काम आई? आपने कोई टेस्ट सीरीज लगाई? कितने साल के आपने प्रीवियस पेपर लगाए? आप सोशियोलॉजी के बारे में थोड़ा मुझे बताएं। पहले तो मैं बुक लिस्ट से शुरू करूंगी। सिलेबस, मैं सिलेबस को भी एक सेपरेट बुक ही मानती हूँ क्योंकि उसमें इतना रीडिंग बिटवीन द लाइंस इन्वॉल्व होता है, तो मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा। सिलेबस पढ़ने के बाद में मैं नितिन सांगवान सर की एक किताब है वो पढ़ी, सुश्रांशु सर के नोट्स पढ़े। प्रीवियस ईयर मैंने सॉल्व आता है, शायद क्रॉनिकल आईएएस का है, आई कांट एग्जैक्टली रिकॉल, आई थिंक क्रॉनिकल आईएएस सॉल्व पेपर्स, तो वो मैं ले आई थी 13 साल के। ये 3 मेरे मेन रहे और इग्नू का भी मटेरियल, जहां पे कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो इग्नू का मटेरियल रेफर कर लिया। मेन मेरा यही बेस रहा है और मैंने इसी को बार बार रिवाइज किया। कितने साल के प्रीवियस पेपर लगाए आपने? मैम वो लगाए तो नहीं लेकिन पढ़े जरूर, 13 साल के थे और वो सॉल्व्ड थे तो थोड़ा सा उसमें से भी कंटेंट निकाल लेती थी। अच्छा जागृति, आपने पेपर दिया यूपीएससी का, तो सोशियोलॉजी की अगर बात करें, क्या जो आपने 11th में पढ़ा या 10th में पढ़ा, क्या उससे भी कहते हैं ना कि कुछ भी आ सकता है? देखिए यूपीएससी की कोई लिमिट नहीं, तो क्या आपको लगा कि उस बहुत साधारण सा सवाल जो कभी बहुत पहले पढ़ा था वो आ गया, ऐसा कुछ हुआ? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। पूरी जो इस टाइम में मेहनत की, जो इस टाइम में पढ़ाई की, वही काम आई। उतनी पुरानी पढ़ाई क्योंकि इतना गैप हो जाता है कि याद भी नहीं रहता, मुझे नहीं लगता उसका कोई खास रोल रहा है। ओके अच्छा, आप जनरल स्टडीज के बारे में बताइए, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? मतलब एक तो ये होगा करंट अफेयर को कैसे आपने अपडेट किया, और बाकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और दो तमाम चीजें जो जनरल स्टडीज में आती उसको आपने कैसे स्टडी किया, कैसे प्रिपेयर किया? मैम जो जनरल स्टडीज में करंट अफेयर्स तो बिल्कुल बेसिक, द हिंदू पढ़ना, द हिंदू न्यूज़पेपर ही मैंने थ्रू आउट फॉलो किया है। और आप इंडियन एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा टेस्ट द हिंदू से क्योंकि अलाइन हो गया था शुरुआत में, तो फिर मैंने चेंज नहीं किया और हिंदू पढ़ती रही। करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन आईएएस की जो मंथली उनके उस पर अपलोड हो जाती हैं, फ्री होती हैं वो बुकलेट्स, उससे मैं रिवाइज कर लेती थी, तो मैंने नोट्स नहीं बनाए करंट अफेयर्स के। और थोड़ा सा अगर आप यूट्यूब पे देखते रहें तो सर्फिंग में भी आपको कुछ वीडियोस मिल जाते हैं अच्छे अच्छे। बीबीसी का कोई वीडियो मिल गया जहाँ पे कोई टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ऐसे देख लेती थी। और करंट जीएस के लिए जो बेसिक किताबें हैं, जैसे ज्योग्राफी है तो एनसीईआरटी कर लीजिए, थरली कर लीजिए। और हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम की जो एक किताब आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो। मिडिवल के लिए और एशियन के लिए तमिलनाडु बोर्ड की किताब मैंने यूज की थी। और एशियन के लिए मैंने हालांकि एनसीईआरटी भी पढ़ी थी। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, जिसको करंट अफेयर्स के साथ आप मैनेज करें। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर का कोर्स किया था, तो उनके नोट्स और साथ में करंट अफेयर्स जो चलता है। एनसीईआरटी की 2 किताबें हैं, एक 11th में है और 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये मेरी बेसिक, एनवायरमेंट में शंकर आईएएस की किताब और थोड़ा एनसीईआरटी, तो ऐसे करके बेसिक मटेरियल को बार बार अच्छे से कवर किया।
जागृति ये बताइए, जैसे आपने बुक्स के नाम बताए, अब तमाम कैंडिडेट्स सारे यही बुक्स पढ़ते हैं और लेकिन आप बताइए आपके इतने अच्छे नंबर क्यों आए? क्या मतलब ये जो कंटेंट है इन बुक्स में, आपने इनको याद कर लिया, इनको समझ लिया, बार बार रिवाइज किया, वो क्या की फैक्टर है कि इतनी नॉलेज को आप अंदर ले लेते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आप वहां पे डिलीवर भी करते हैं? उसका सीक्रेट क्या है? एक तो नाम समझ लेना, समझ के पढ़ेंगे तो याद कम करना पड़ेगा, और लिख लिख के पढ़ना ताकि आप जब उसको याद करें तो वापस रिप्रोड्यूस करने में तकलीफ ना हो। तो लिख के पढ़ती थी, उससे रिटेंशन भी इंप्रूव होता है। नोट मेकिंग करती थी, तो छोटे छोटे नोट्स बनाती थी। ऐसा ना हो कि आप अगर आप 500 पेज की किताब के 250 पेज के नोट्स बनाते हैं तो वो यूज नहीं है। तो 500 के सिर्फ 100 पेज के नोट्स हों, फिर उन 100 पेजेस के भी 20 पेज के नोट्स हों जो आपको लास्ट में रिवाइज करने हैं। ऐसी अप्रोच मैंने रखी और प्रैक्टिस बहुत किया ताकि प्रैक्टिस के बाद मुझे फिर कोई इश्यूज ना हो। बस अब मैं आपके जागृति लैंग्वेज के बारे में बताइए, अगर आप इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को कैसे आपने प्रिपरेशन की, कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ी, क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी? मैम हिंदी इंग्लिश तो बिल्कुल जो बेसिक लैंग्वेज का ज्ञान है उससे हो जाता है, अनलेस कि आपको लैंग्वेज में इश्यूज हो। क्योंकि मैं एक हिंदी भाषी प्रदेश से हूँ, मेरा हिंदी भाषी क्षेत्र में पूरी शिक्षा हुई है, तो मुझे हिंदी से कोई इश्यूज नहीं थे। हाँ, थोड़ा सा मुहावरे जरूर रिवाइज किए थे कक्षा 9वीं 10वीं की ग्रामर से, क्योंकि वो पूछते हैं यूपीएससी में, तो कहीं कम ना हो जाए स्कोर, तो इसलिए वो भी कर लिया। उसके लिए कोई खास प्रिपरेशन नहीं लगती है, पर यदि आप कमजोर हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको लैंग्वेजेस में इश्यूज हैं, आप पिछले 10 साल के पेपर उठा लीजिए, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर कहीं ग्रामर में इश्यूज है तो 9th या 10th क्लास की ग्रामर, बस, उससे ज्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, थैंक यू जागृति। सबसे अब ये बताइए कि अब आपका क्या ड्रीम है? अब तो आईएएस ऑफिसर आप बनने ही जा रही हैं, क्या ड्रीम है, क्या बदलना चाहती हैं सोसाइटी में बीइंग अ गर्ल? मैम कुछ अच्छा बनना चाहती हूँ, एक अच्छी आईएएस अब बन करके दिखाना चाहती हूँ। और बीइंग अ गर्ल तो मैं यही चाहूंगी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग इंस्पायर होकर अपनी लड़कियों में, अपनी बेटियों में बिलीव करना शुरू करें, कि मुझे देख करके यदि वो अपनी बेटियों में बिलीव करते हैं तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। तो यही मेरा मैसेज है कि प्लीज बिलीव इन योर गर्ल्स, दे आर कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, कई कैंडिडेट मुझे से पूछा है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप होते हैं, क्या आंसर देने का कोई तरीका होता है क्या? जो एक होता है ना, एग्जाम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो क्या आप जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर का जो समय होता है वो कैसे बिताना चाहिए, उसमें कुछ खास ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल नॉर्मल रही है एग्जाम में, और अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा। एक पेपर है, उसको आपको लिखना है। एक स्ट्रक्चर हमेशा दिमाग में तैयार रखिए कि कोई क्वेश्चन आया तो प्रोस कॉन्स वे फॉरवर्ड, प्रोस कॉन्स वे फॉरवर्ड। नोट मेकिंग ही ऐसे करिए, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि उसमें इश्यूज क्या है, उसमें सोल्यूशंस क्या है और क्या किया गया है, क्या करने की जरूरत है। तो इस तरीके से आप अगर करें तो बिल्कुल आसानी से आप पेपर को टैकल कर लेंगे। ओके जागृति, क्या इंटरव्यू में के लिए भी आप कुछ 2-3 पॉइंट्स बताइए हमारे कैंडिडेट्स को कि इंटरव्यू में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो इंटरव्यू में मैम कन्वर्सेशन स्टाइल में होता है, तो आप जब उनसे बात करें तो ये सोच करके बात करें कि आप किसी अपने बड़े रिस्पेक्टेड परिवार के सदस्य से बात कर रहे हैं, तो उससे एक बोलने में भी शालीनता दिखती है, वहां पे वो उस डेकोरम मेंटेन रहता है। कैजुअल नहीं रहना है, लेकिन कैंडिड बन के, मतलब फ्रैंकली आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करिए विद रीजन, और वो वहां पे बहुत रिसेप्टिव होते हैं, सुनते हैं आपकी बात, आपको मौका दिया जाता है सोचने का, बोलने का। तो बहुत जल्दीबाजी में बोलने की जरूरत नहीं है, आप आराम से, और नहीं आता है तो वो बोलते भी है कि आप बोल दीजिए कि आपको नहीं आता, कोई बात नहीं। तो एकदम रिलैक्स रह के बिल्कुल नॉर्मली अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, यही इंटरव्यू में। और आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप अपने आसपास की चीजों से अलूफ ना दिखें, आप बिल्कुल अवेयर सिटीजन की तरह अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करना है। क्या बॉडी लैंग्वेज और अपीयरेंस, आपने क्या पहना है, आप कैसे एंट्री कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है? नहीं मैम, मुझे नहीं लगता। वहां पे जितने एक्सपीरियंस मेंबर्स होते हैं पैनल में, मुझे नहीं लगता उनको ये सब चीजें फर्क पड़ती हैं। हाँ, एक मैनर होता है कि जब आप घुस रहे हैं कहीं पर अंदर, आपकी एंट्री ऐसी ना लगे कि आप बस आनन फानन में घुस गए। एक बेसिक एटिकेट की मे आई कम इन, जब वो बोले बैठने का तब आप बैठें, जब आप वापस निकले तो एक बार उनको विश करके वापस बाहर आए। और जहां तक कपड़ों की बात है तो प्रेजेंटेबल लगे, कोई ड्रेस कोड तो नहीं है। मैंने साड़ी पहनी थी, सिंपल कॉटन की प्लेन साड़ी, क्योंकि एक फॉर्मल अटायर है वहां पे,
कलर्स वगैरह में तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। बाकी बस अपने आप को ये देखिए कि क्या आप एक फॉर्मली किसी इंटरव्यू में जाएं तो क्या आप ठीक लग रहे हैं, आप खुद से पूछिए, और कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जागृति में पढ़ रही थी आपके बारे में, आप यूपी के फतेहपुर इलाके से, आपका शायद आपकी बर्थ वहां पे हुई है, तो ये फतेहपुर से भोपाल तक का ये सफर कैसे रहा है? फतेहपुर से मेरे फादर बिलोंग करते हैं, उनकी बर्थ वहां पे हुई थी, और इसीलिए मेरी दादाजी की फैमिली, दादी की फैमिली, ताऊजी वगैरह भी वहां रहते हैं, मेरे मौसा मौसी जी भी वहां पे रहते हैं, तो उनकी फैमिली वहां पर है। मेरी बर्थ तो छतरपुर मध्य प्रदेश की है, और प्रारंभिक शिक्षा भी छतरपुर में हुई, उसके बाद में थ्रू आउट भोपाल में ही रही हूँ। अच्छा, एक और सवाल, क्या डिस्क्रिप्टिव आंसर में, जैसे अभी कई कैंडिडेट्स ने पूछा है कि जो डिस्क्राइब करने वाले आंसर्स होते हैं उनको लिखने का भी कोई आपका स्टाइल था? स्टाइल मेरा मैम हमेशा सेम रहा है, पॉइंट वाइज फॉर्मेट ज्यादातर, इवन एथिक्स में भी मैंने तो पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखे हैं, सोशियोलॉजी के आंसर्स भी पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखे हैं, तो मेरा स्टाइल हमेशा पॉइंट वाइज फॉर्मेट का रहा है, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू जागृति, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। तो ये थी जागृति, जिन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे तैयारी की और इस तैयारी के दौरान किस तरह उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई। जैसा कि जागृति ने कहा कि आइसोलेशन बहुत जरूरी है, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप 100% आप अपनी प्रिपरेशन पर ही ध्यान दें, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे आपको। और एक बड़ी बात, तमाम सारे जो आपको कैंडिडेट्स बताते हैं कि हमने ये बुक्स पढ़ी, लेकिन सवाल यही है कि इन बुक्स की नॉलेज को कैसे आप अपने अंदर इसको स्टोर करते हैं, यानी कि ये जो आपने तमाम बुक्स पढ़ी है उसके नोट्स कैसे आप पढ़ते हैं, इसको बार बार रिवाइज करना है, लिख के याद करना है, और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहां आपको कैसे प्रेजेंट करना है। एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको प्रेशर नहीं लेना है। अब बात इंटरव्यू के बारे में, जैसा कि जागृति ने बताया कि आपको किस तरह से फॉर्मल ड्रेस पहननी है। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो वो आपको बहुत ही ईमानदारी से और विनम्रता से कहना है कि मुझे इसका जवाब नहीं आता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो जागृति ने तमाम सवालों के जवाब दिए आपको बहुत काम आएंगे। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।